हे हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने क्लास में स्वागत है। हम लोग लाइट का डिस्कशन कर चुके, इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कशन कर चुके, न्यूमेरिकल्स भी देख लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लिए। अब फिर से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका हम रिवीजन प्रारंभ कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर जो उठाए हैं आज, यानी जिसका डिस्कशन होगा वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है आपके लिए क्लास 10 के लिए वो है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। एकदम ये फुल फास्ट रिवीजन होगा। सो द क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। बिफोर दैट वाई शुड वी रीड इट, यानी हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए, क्या है इसका एप्लीकेशन जो हमें मजबूर करता है इसके बारे में जानने के लिए, क्या इसका एडवांटेज है डिसएडवांटेज है। सो द फर्स्ट आंसर रियलाइज है कि ये क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी भी। सो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत सारे फॉर्म्स में। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, हीट एनर्जी में हीटर यूज करके, मैकेनिकल एनर्जी में जैसे फैन यूज करते हैं। सो इसको वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी में बदला जा सकता है। सो दिस इज़ द वन ऑफ द वर्सटाइल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसी कारण से इसको हमें जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और हमारे लिए ये हार्मफुल भी है, अगर शौक भी लगता है हमें इसके कारण से, तो इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है। सो ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। सो इन सिंप्लीफाइड वे, इन सिंपलेस्ट वे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्या कहते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को सिंपली क्या कहते हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। सो दिस इज व्हाट इट हैज बीन रिटन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और स्पेशली हम लोग किस चार्ज को कंसिडर करते हैं, नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, करते हैं ना। सो यहाँ फ्लो ऑफ चार्ज तो होता है, लेकिन यहाँ एक पॉइंट और है, क्या सिर्फ फ्लो ऑफ चार्ज से। सो यहाँ एक कंसिडरेशन हम लोग को ये लेना होता है कि नेट फ्लो होना चाहिए। क्यों नेट फ्लो होना चाहिए, जैसे कंडक्टर है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, इस तरह से कंडक्टर से चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है। ठीक है, इसके आउटरमोस्ट सेल में। सो इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर भी हो सकता है ना, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। सो व्हाट वी नीड द नेट। हमको नेट चार्ज जब तक नहीं मिलेगा फ्लो, तब तक हमको फ़ायदा नहीं है, हमें करंट मिलने वाला नहीं है। सो दैट इज़ वाई वी यूज़ द टर्म नेट चार्ज। ठीक है, यानी कि जो फ्लो होगा वो क्या होना चाहिए, नेट चार्ज, तभी ना हमको कुछ मिलेगा। नहीं तो एक इधर तो हमें तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा नहीं। सो इसी कारण नेट चार्ज का हम लोग क्या करते हैं, कंसिडरेशन करते हैं। सो इसको डिनोट करते हैं आई से, ये आपको पता भी होगा कि इसको आई से डिनोट करते हैं। और आई बराबर देते हैं, देखिए क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट मीन्स क्यू वाई टी। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई। ठीक है, सो अब इसका आपका बोर्ड का क्वेश्चन है कि पूछा गया है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट किसका, ऑब्वियसली हम किसका बात कर रहे हैं, करंट का, कि क्या होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप लोग जो याद रखते हैं वो याद रखते हैं क्या, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर ही आप लोग याद रखते हैं। लेकिन बोर्ड थोड़ा चालाक है, तो उसने चला के क्या किया था कि उसने ये दे दिया था, कूलम्ब पर सेकंड। आप कहिएगा कूलम्ब पर सेकंड क्यों, तो ऑब्वियसली यहाँ डेफिनेशन से ना, क्यू का क्या होता है, चार्ज, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब, टाइम का सेकंड। सो कूलम्ब पर सेकंड। सो ये चला कि था आपका बोर्ड का ये क्वेश्चन है। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है यहाँ, तो यार क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है। सो अब यहाँ आपके लिए एक और नया टर्म है, चार्ज, कि ये चार्ज क्या है। ठीक है, तो जिस तरीके से बायोलॉजी में आप लोग पढ़ते हैं कि चार्ज क्या है, फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का, सेल है ना, सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। इन द सेम वे ये जो चार्ज है ये मैटर का फंडामेंटल यूनिट है, यानी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, किसी भी मैटर में चार्ज अवेलेबल हो तो। ठीक है, इसलिए क्या कहा गया, चार्ज इज ए फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किसका, मैटर। ठीक है, इसको लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए व्हाट इज चार्ज, क्या है, चार्ज एक फंडामेंटल पार्टिकल है, यानी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसका, मैटर्स का। और स्पेशली कहा जाता है क्या, इंट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि ये पहले से ही नेचर में है, हमने इसे नहीं बनाया है। पढ़ते हैं ना मास कांट, मास के बारे में, किसे बनाया नहीं जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं कहते, एनर्जी के बारे में भी पढ़ते हैं। तो यही चार्ज है जो कि क्या है, पहले से ही नेचर में अवेलेबल है,
दैट इज वाई इट हैज़ बीन टोल्ड दैट इट इज इंट्रेंसिक। क्लियर है? ये भी आपको पता है कि चार्ज को, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव में सब डिवाइड किया गया है। चार्ज को क्या कहेगा, या इधर पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव किसको हम लोग बोलते हैं, प्रोटॉन को, और नेगेटिव किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। चार्ज के बारे में हल्का सा बेसिक है जो आपको बता रहे हैं, जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ से जो एक और क्वेश्चन है आपके लिए वो है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का वैल्यू क्या होता है, और ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और वो भी क्या, रिपीटेड क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है। तो क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये है पॉजिटिव नेगेटिव, हल्का सा आपको चार्ज के बारे में बता दिया, क्योंकि चार्ज के बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से जो आपका नेक्स्ट जो डेफिनेशन बनता है वो बनता है आपका 1 एम्पियर, कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं। और ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आपका पूछा जा चुका है। सो इस डेफिनेशन में कोई बहुत ही बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है आपके लिए। सिंपली यहाँ से उठाइए, हमको चाहिए क्या, वैल्यू 1 एम्पियर चाहिए। तो करंट हम जानते हैं I, तो 1 कैसे होगा, ये I बराबर 1 कैसे होगा, जब Q का वैल्यू 1 कूलम हो और टाइम का 1 सेकेंड हो। ऑब्वियस है, यही चाहिए ना। अगर ये हो गया तो हमारा 1 एम्पियर का डेफिनेशन कंप्लीट। तो इसमें रटने का वाला बात कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि 1 एम्पियर किसे कहेंगे, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिस थ्रू ए क्रॉस सेक्शन, और किसका, ऑब्वियसली कंडक्टर का बात करेंगे हम लोग, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, उसको क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। आया समझ में? बोलिए, किसी भी कंडक्टर से या कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम का चार्ज अगर 1 सेकेंड के लिए पास होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 एम्पियर। तो यहाँ से आप डेफिनेशन भी खुद से लिख सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, तो आप लिखें डेफिनेशन, क्या हम ही लिख दें आपको, डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, लिख ही देते हैं, रुकिए। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन जो आपको लिख दिए। बताया वही लिखा हुआ है कि इफ़ द नेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज 1 कूलम इन 1 सेकेंड, दैट विल बी कॉल्ड एज 1 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से I बराबर Q/T ये तो जान रहे हैं। ठीक है, यहाँ से एक डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको जैसे कहा जाता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं Q बराबर NE से। इसका कहने का मतलब क्या है वो समझिए। जहाँ ये क्या है, नेचुरल नंबर है इसलिए। ठीक है, Q बराबर NE, व्हाट डज इट टेल अस। ये कहने का मतलब है, जैसे देखिए ये दो ऑब्जेक्ट है, छोटा छोटा ही है लेकिन दो है ना। अगर इससे हमको चार्ज का ट्रांसफ़र करना हो तो चार्ज का ट्रांसफ़र इस तरीके से होता है कि या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, एक्सेट्रा। वो कभी हाफ नहीं हो सकता है। ये संभव है? ये संभव ही नहीं है साइंस में कि चार्ज आधा आप ट्रांसफ़र करेगा। मतलब कहने का मतलब ये 2 एटम है, A और B। ठीक है, चार्ज दोनों के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है इसके सेल में, हमको यहाँ से एक यहाँ डालना है, यानी इसका चार्ज का ट्रांसफ़र करना है। तो क्या इस इलेक्ट्रॉन को हम काट करके आधा कर सकते हैं? दैट इज इम्पॉसिबल, वी कांट कट इट। ओके, सो इसलिए कहा जाता है कि ट्रांसफ़र होगा तो पूरा का पूरा एक होगा, आधा अधूरा नहीं होगा। दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज्ड। तो इसीलिए कहा जाता है क्या कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, तो इसके अनुसार हम लोग I बराबर एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, Q/T, तो जान ही रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, NE/T। सो दिस 2 फॉर्मूला यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। ठीक है, और यहाँ ये क्या है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसका वैल्यू क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इस पे भी आपका न्यूमेरिकल बनता है, और न्यूमेरिकल पूछा गया है जो कि आगे फिर से करवाएंगे हम। ठीक है, तो अभी बेसिक है, आगे आगे रहिए, लेक्चर में बने रहिए, आपको सारा का सारा कंसेप्ट आज क्लियर मिलेगा। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
तो अब जो हम लोग आगे नेक्स्ट डिस्कशन करने वाले वो हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। आपने पोटेंशियल डिफरेंस का नाम अवश्य सुना होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ऑलमोस्ट वही है, हल्का सा स्लाइड डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में वही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो कोई भी एक चार्ज है, ठीक है, मानते हैं कहीं पे एक चार्ज Q है, ठीक है। इस चार्ज को हमें उठा करके यहाँ पे लाना है पॉइंट A पे, तो ये खुद ब खुद तो आने वाला नहीं है, ठीक है। जैसे आप भी मज़े में घर में सोते रहते हैं, अगर सोने का आदत हो 9 बजे 10 बजे तक, जब तक माँ का लात नहीं पड़ेगा तब तक उठने वाले नहीं है। हालांकि माँ मारती कम है, पिताजी ही घुसाएंगे, ठीक है। तो वो क्या मतलब अपने से कोई खुद करना नहीं चाहता है, जहाँ है वहीं रहना चाहता है। ये आप क्लास 9 में भी मोशन में पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ है वहीं रहना चाहता है। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड, ठीक है, समझने के लिए ये बेटर तरीका है। तो ये तो खुद ब खुद आने वाले रहे साहब। तो क्या करते हैं, इस पर हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। ऑब्वियसली क्या करेंगे, इसको यहाँ से खींचना है, फोर्स लगाएंगे, यानी फोर्स लगा रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, समथिंग इज बीइंग डन। और WD यानी वर्क डन, कुछ हम लोग क्या करते हैं, वर्क कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए, समझने के लिए ये समझा रहे थे कि यहाँ से यहाँ खुद नहीं आएगा, ये चार्ज है, यहाँ से यहाँ लाना है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया गया कैसे कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड, सुनिएगा सिर्फ, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज, स्पेशली कौन सा, पॉजिटिव, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। दिस इज द डेफिनेशन, ठीक है। सो क्या बोले, फिर से बोल दें क्या, व्हाट द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इसको V से ही डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से डिनोट करते हैं। सो व्हाट इट इज, WY, क्या, किसको लाना है, चार्ज को, Q। इस तरीके से हम देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। सो ये हुआ कि क्या, कहीं से लाए एक पॉइंट पे। अब एक टर्म है आपका जो आप पढ़ते ही आए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, जिसको आप लोग PD भी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। सो इन दोनों में कोई खास, इसको भी आप B से डिनोट करते हैं, ठीक है, लिखते हैं P.D, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें और इसमें बस क्या है जो समझने वाली बात, वो ये कि जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का बात करते हैं, देन वी टॉक अबाउट 2 पॉइंट, ठीक है, A और B, ठीक है। यहाँ VA होगा, यहाँ VB होगा, ठीक है, कुछ पोटेंशियल होगा मान लेते हैं। तो हम लोग 2 पॉइंट के बीच का जब डिफरेंस का बात करते हैं कि वहाँ कितना वोल्टेज का डिफरेंस है, देन वी टॉक अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और अगर किसी चार्ज को कहीं से कहीं लाना हो, तब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। दिस इज द स्लाइटेस्ट ऑफ डिफरेंस। दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट ही होता है। दोनों का ऐसा यूनिट क्या होगा, वोल्ट, यही होता है आपका SI यूनिट, इसका भी और इसका भी। बट द डिफरेंस इज, इसको 2 पॉइंट के बीच का वोल्टेज पता करना होता है, तब कंसीडर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। और जब चार्ज को कहीं से लाना होता है कहीं पे, तब कंसीडरेशन करते, किसका करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। दिस इज इट, ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसका भी डेफिनेशन लिखें क्या, लिखें, ओके, ठीक है, लिख देते हैं। क्या कहे, किसका, इसका, ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, WD, required to bring a unit positive test charge from, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, इन्फाइनाइट टू अ पॉइंट। इसको इन्फाइनाइट पढ़ते हैं, मैथ से तो आपको पता ही होगा, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। सो दिस इज द स्लाइटेस्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये दोनों का कंसेप्ट क्लियर है, ओके, आगे बढ़ें अब। सो अब आगे बढ़ते हुए अब आते हैं डायरेक्टली ओम्स लॉ पे, कि आखिर ये ओम्स लॉ है क्या और ये बना कैसे।
तो कोई भी लॉ बनने से पहले क्या होता है, कुछ पोस्टुलेट होता है, यानी कुछ माना जाता है, कुछ हाइपोथेसिस होता है। तो हाइपोथेसिस इसमें क्या था, वन बाय वन बताते जा रहे हैं। हाइपोथेसिस इसमें यह था कि जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसका रूम का टेम्परेचर, प्रेशर सभी फिक्स रखा गया, यानी जो कंडक्टर लिया गया उसका स्टेट क्या किया गया, फिक्स रखा गया। स्टेट जानते हैं, बहुत सारे स्टेट होते हैं, वो केमिस्ट्री में पढ़ना है। पहला ये हाइपोथेसिस था। दूसरा क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। तो एक्सपेरिमेंट हुआ, बहुत सारा टेबुलेशन हुआ, ग्राफ बना। जब ये सारे बन जाते हैं तो सिर्फ कंक्लूजन निकलता है। उस कंक्लूजन को लिखते हैं सभी साइंटिस्ट, और उसके बाद उस कंक्लूजन का टेस्टिंग होता है कि क्या ये सही है। उसके बाद ये जर्नल में क्या होता है, प्रकाशित होता है, इसको किया जाता है। तो इसमें ओम्स लॉ में ओम्स साहब क्या थे, जर्मनी के थे, ठीक है, जर्मन फिजिसिस्ट थे। तो उन्होंने पहले मान लिया कि हम जो कंडक्टर ले रहे हैं उसका स्टेट मेरे पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान फिक्स रहेगा। तो अगर ऐसा हुआ तब उन्होंने क्या पाया एक्सपेरिमेंट के दौरान, कि जो रेशियो है किसका, भी और आई का, ठीक है, इसको कांस्टेंट पाया। इन्होंने क्या पाया, इन्होंने द जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम इनका पूरा नाम है, ये कांस्टेंट पाया। अब जब कांस्टेंट पाया तो एक कंक्लूजन निकाला, और दैट कंक्लूजन इटसेल्फ इज द लॉ, दैट इज नोन एज ओम्स लॉ। तो इनका स्टेटमेंट आपको बुक्स में इस तरह से मिल जाएंगे कि इफ़ द स्टेट ऑफ कंडक्टर इज फिक्स्ड कांस्टेंट देन द वोल्टेज अक्रॉस its terminal bears a constant ratio किसके साथ, with the current flowing through the conductor. This is what the statement was. उसको लिखें, ठीक है, लिख देते हैं, समझ में आया ना। सो ये रहा आपके सामने स्टेटमेंट जो हम लिखे हैं। This is the statement you should write in the exam. The potential difference applied between the ends of a conductor bears a constant ratio with the current flowing the conductor. यहाँ द से बेटर होगा, आप क्या लिखिए, flowing through. Okay, so change it just flowing through. ठीक है, flowing through conductor if the physical states of conductor remains सेम। दिस इज द ऑब्जर्वेशन, और इसी को उन्होंने लॉ बनाया था। दिस इज v बाई आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, जब भी ओम्स लॉ पूछता है आप डायरेक्टली लिख देते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, जो कि सही है ही नहीं। संभव है क्या, सपोज दिस इज अ बैटरी, ठीक है, आप घर में बैटरी यूज करते हैं, टॉर्च में बैटरी यूज करते हैं, क्या उसका पोटेंशियल डिफरेंस आप बदल सकते हैं, उसका फिक्स होता है ना, लिखा रहता है आपका बैटरी पे कि या तो 5 वोल्ट का है, 10 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है। तो फिर आप इसको कैसे बदल सकते हैं, आप करंट चेंज करिएगा तो क्या ये बदल जाएगा भी। आप उस बैटरी का जो मेजरमेंट पहले से फिक्स करके रखा है उसको क्या बदल सकते हैं, बिल्कुल नहीं। सो ये नहीं था, ठीक है, ये कहा था उन्होंने कि v बाई आई कॉन्स्टेंट होगा, जिसको हम लोगों ने बना दिया क्या, v प्रोपोर्शनल टू आई। क्यों, क्योंकि आसान लगता है बस। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर इस बैटरी का, सपोज इट इज ए बैटरी, इसका अगर फिक्स है रेटिंग की 5 वोल्ट का है, सो आप करंट कितना भी डाल दीजिए इसका बढ़ने वाला नहीं है रेटिंग 5 वोल्ट से ज़्यादा। ये 5 वोल्ट से ज़्यादा इसका कैपेसिटी ही नहीं है। सो दैट इज़ नॉट, ठीक है, वो नहीं था। दिस इज़ द एक्चुअल स्टेटमेंट, जिसको हम लोगों ने क्या बना दिया, द वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, भी प्रोपोर्शनल टू आई, ये आपने बना दिया। ओके, तो ये मत लिखिएगा एग्जाम में भी प्रोपोर्शनल टू आई, ये बाद में लिख सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट आपको ये होना चाहिए। सो भी बाई आई बराबर कांस्टेंट, ये था, हम इसी से लेके चल रहे हैं अब कांस्टेंट, ठीक है। सो कुछ कांस्टेंट कुछ तो है, तो इस कांस्टेंट का जो नाम पड़ा वो क्या पड़ा, भी बाई आई इज इक्वल टू आर। ये है ओम्स लॉ का कंप्लीट फॉर्म, भी बराबर, यहीं से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसी को आगे लिखते क्या है, भी इज इक्वल टू आई आर, इसी को आप लिखते हैं भी इज इक्वल टू आई आर। सो दिस इज द ओम्स लॉ, जहाँ की स्टेटमेंट में
ये जो फिजिकल स्टेट है, ये जो पार्ट येलो से कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा पार्ट एकदम इम्पोर्टेंट है। ये लिखना ही लिखना है आपको एग्जाम में, तभी आप मार्क्स को आपको 2 मार्क्स फुल मिलने वाला है। ठीक है, सो दिस इज द ओम्स लॉ। एनी डाउट्स टिल नाउ? अभी तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकता है, जस्ट कमेंट इट। ओके, सिर्फ कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत है तो चैट में। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो हम लोगों को ये मिला क्या, V इज इक्वल टू आई आर। अब यहाँ एक और नया चीज़ है, V आप पोटेंशियल बता दिए, I करंट जान रहे हैं, R क्या है। तो R को क्या कहा गया, R को कहा गया इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस हम लोग सिंपली इसे क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि हम इलेक्ट्रिसिटी का बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड टर्म में, स्टैंडर्ड बुक्स में आपको इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस लिखा मिलेगा, ना कि सिर्फ रेसिस्टेंस। तब एक और है, तो आखिर रेसिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो स्टडी के उपरांत क्या पाया गया कि रेसिस्टेंस, ऐसे इंग्लिश मीनिंग भी विरोध करना है। सो पाया गया कि ये एक प्रॉपर्टी है किसका, मटेरियल का, यानी ये मटेरियल डिपेंडेंट है। मटेरियल टू मटेरियल क्या करेगा, वेरी करेगा। कॉपर का कुछ और होगा, ठीक है, एल्यूमिनियम का कुछ और होगा, सिल्वर का कुछ और होगा। सो ये पाया गया कि इट इज़ मटेरियल डिपेंडेंट। ठीक है, तो सिंपल टर्म में वो आगे आएंगे, फिर रेसिस्टिविटी का डिफिनीशन आता है। ठीक है, रो, वो भी मटेरियल डिपेंडेंट एक्चुअली में वहाँ से शुरू होता है। तो रेसिस्टेंस हालांकि हर एक का अलग अलग होगा। तो सिंपल टर्म में रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाई द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, या सिंपली कह सकते हैं चार्ज। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाई अ कंडक्टर ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ करंट थ्रू इट। आप जैसे लिखे ना, लैंग्वेज आपके ऊपर है, आप समझने का सिर्फ प्रयास करें क्या कहना चाह रहे हैं। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, विरोध करना, यानी करंट पास हो रहा है तो उसका जो विरोध करता है उसी का नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। इसका भी डिफिनेशन हम लिख देते हैं आप लोगों के लिए। सो ये रहा आपका, ठीक है, चलिए दिख रहा है, वही लिख दिए कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होता क्या है, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। सो जब इसका फर्दर स्टडी किया गया तो पाया गया कि जो रेसिस्टेंस होता है वो रो एल बाई ए के बराबर होता है। ठीक है, जहाँ रो क्या है, क्या बोलते हैं रो को, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं या रेसिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, इस रो को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी, या बहुत सारे बुक्स में आपको यही स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी लिखा मिल जाएगा, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो घबराना नहीं है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, या तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या क्या, रेसिस्टिविटी। सो यहाँ तक तो आप लोग को भी बता दिया जाता है कि R बराबर रो एल बाई ए होता है, लेकिन ये आया कहाँ से, कैसे आया, आखिर क्यों आया, अपने से तो नहीं आया होगा, उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ तक रेसिस्टेंस के बारे में कोई दिक्कत कि सिंपली क्या है, एक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है। ठीक है, कि हम पास नहीं होने देंगे। तो एक कौन कौन सा आखिर फैक्टर है जो रेसिस्टेंस जिस पे डिपेंड करता है, उसका डिस्कशन नेक्स्ट। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट अगेन, इफ एनी डाउट यू कैन आस्क, कमेंट सिंपली। सो अब क्या क्या फैक्टर्स है जिस पे हमारा रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो सबसे पहले डिफिनेशन के दौरान इससे पहले बताए थे, इट्स नेचर डिपेंडेंट, यानी किस चीज़ का बना है उस पे करता है डिपेंड। तो पहला वही होगा आपका, ठीक है, इट यानी रेसिस्टेंस के लिए आ रहा है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ, ऑब्वियसली कंडक्टर भी ऐड कराना होगा, ऑफ कंडक्टर। दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड फैक्टर में जब पाया गया कि ये कि द रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, दिस इज सेकेंड वन। व्हाट, रेसिस्टेंस और ऑब्वियसली किसका, कंडक्टर का उतना लिखने की जरूरत नहीं, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
to its length. That means what? R proportional to L. अगर L कंडक्टर का लेंथ है तो सेकेंड. थर्ड वन व्हाट वी गॉट? रेसिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर. यानी दिस इज व्हाट वी कैन राइट. थर्ड वन, रेसिस्टेंस. अब रेसिस्टेंस is inversely proportional to the cross sectional area of the conductor. ठीक है. So second one, what we can write? R is inversely proportional to 1 by A. ठीक है. These are the three main factors that affects the resistance. टेम्परेचर भी है, वो तो आपको सिंपल क्लास 10 के लिए नहीं है, लेकिन जो ओलंपियाड का देंगे एग्जाम उसके लिए इंपॉर्टेंट, भले ही NTSC का देंगे उसके लिए भी, 12th के लिए भी, तो वो भी बताएंगे. लेकिन पहले जो मेन 10th का है वो इतना ही तक जाना है आपको, अगर पूछता है तो. सो इन दोनों को अब कंबाइन कीजिए. जो R बराबर रो एल बाई आया था ना, यहीं से आता है. कंबाइन दिस टू. सिर्फ जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा. इसको और इसको आप कंबाइन कीजिए. सो व्हाट यू विल गेट? R इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए. ये आपको मिलेगा. ठीक है. तो ये पढ़ते आ रहे हैं कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कोई ना कोई महाशय आके जुड़ते हैं. ठीक है. तो जो यहाँ जो महाशय थे वो क्या हुए? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए. तो जो यहाँ महाशय जुड़े वो क्या जुड़े? रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल. सो यहाँ से आता है ये आपका फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए. क्लियर नाउ? कोई डाउट है? आई डोंट थिंक सो यू शुड हैव. आप लोगों को कोई डाउट होना नहीं चाहिए. एकदम ओपनली धीरे धीरे सब कुछ बताते जा रहे हैं. सोचे थे कि फास्ट फॉरवर्ड होगा, लेकिन फिर से एकदम अच्छे से समझाते जा रहे हैं आप लोगों को. सो दिस इज व्हाट वी फ्रॉम वेयर वी गेट इन तीनों पॉइंट से. तो एक पॉइंट जो आपको और क्या है, जो NTSC का कर रहे हैं उनके लिए, कि जो टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे है. ठीक है. तो ये दे दिया जाता है RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा टी. ठीक है. बस इतना ही. अभी बहुत लंबा है ये, अल्फ़ा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर आ गया 12th में तब. ठीक है. लेकिन फिलहाल के लिए इसको याद रखिएगा जो NTSC का तैयारी कर रहे हैं स्पेशली उसके लिए, कि टेम्परेचर से क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस. यानी किसी कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए, एक क्वेश्चन पूछा है 1 नंबर में कि कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसका रेसिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा? तो क्या होगा? रेसिस्टेंस बढ़ेगा. और आखिर ऐसा क्यों होता है? तो अब ऐसा ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? उसमें इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर में, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, उसको हीट मिलेगा ना, तो क्या होगा? वो मूवमेंट शुरू कर देगा. तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो उसका मूवमेंट रैंडम हो जाएगा. तो रैंडम होगा तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रैंडम हो जाएगा, उससे हमें जो नेट चार्ज मिलेगा वो कम जाएगा. सो इसलिए कंडक्टर का टेम्परेचर के साथ अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? रेसिस्टेंस बढ़ जाता है. ठीक है. सो दिस इज द रीजन. क्वेश्चन ही बता दिया आपको, यहाँ तो कोई दिक्कत? इसको आप अच्छे से उतारिएगा या तो स्क्रीनशॉट. ठीक है बच्चों. तो अब जो नेक्स्ट 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका के लिए कि रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, और ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी याद करने का नहीं है. क्या है? निकालने का है. आराम से निकाल लीजिए. R बराबर क्या लिखें? रो एल बाई ए. तो यहाँ से रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इंटू ए. R इंटू ए डिवाइड बाई लेंथ. ठीक है. हम R का जानते हैं क्या होता है यूनिट? ओम. एरिया मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेंथ किस में मापते हैं? मीटर में. तो क्या आया फाइनली?
ओम मीटर। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट होता है आपका क्या होता है? ओम मीटर। किसका? रेसिस्टिविटी का। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ। तो ये आपका ओम्स लॉ पे एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ओम्स लॉ के बेसिस पे। ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बस ले लिए हैं। ठीक है, अलग से क्वेश्चन आपका होगा फिर प्रीवियस ईयर फिर से। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो जैसे आप बोर्ड में बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? सबसे पहले क्या लिखते हैं? गिवन डेटा। यही प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अपने से आप डायरेक्ट बी बराबर आई करके बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले गिवन डेटा बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर दिया क्या है और हमें फाइंड क्या करना है। तो गिवन डेटा में क्या है आपका? रेसिस्टेंस यानी आर क्या है? 60 ओम। इसके साथ ही क्या दिया है? वोल्टेज V इज इक्वल टू 230 वोल्ट, ये दिया है। अब आप लिखिए बाई ओम्स लॉ। प्रोटोकॉल फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बाई ओम्स लॉ क्या जानते हैं हम लोग? V इज इक्वल टू आई आर, सो आई विल बी V बाई आर। ठीक है, सब कुछ पता है आपको। 230 बाई 60। ठीक है, ये आएगा ऑलमोस्ट 6 4 जा 240, यानी उससे कम आएगा 2.6 2 126 8 जा 2.83 एम्पियर। ओके, तो देखिए दिस क्वेश्चन, यानी इस टाइप का क्वेश्चन आपको सिर्फ 2 नंबर में मिल जाता है, इतना छोटा सा क्वेश्चन। या इवन कभी कभी 1 नंबर में भी, ऑब्जेक्टिव में भी आपको ये दिख जाता है, और ऐसा दिखा भी है। ठीक है, सो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था ना, आराम से कोई भी बना सकता है ओम्स लॉ की सहायता से। तो अब तक जो डिस्कशन हुआ बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अप टू ओम्स लॉ, जो अब बचा है वो क्या है? कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, उस पर भी आ रहे हैं। ठीक है, सो बने रहिए, आज आपको पूरा मिल जाएगा इसमें सारा चीज़। तो अब आइए आप कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पे, जो कि आपको पहला क्या पढ़ना होता है? सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें आप लोग जो डायरेक्टली जानते हैं कि क्या होता है? आर इफेक्टिव इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन प्लस Rn। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली बताया जाता है। कभी आपने पूछा कि सर इसको प्रूफ करके दिखाइए, इतना ही क्यों कुछ और क्यों नहीं, ऐसा ही क्यों होता है? ठीक है, तो उसका ओम्स लॉ के थ्रू एक सर्किट लेकर के प्रूफ है। तो ये सर्किट डायग्राम लिया। ठीक है, आप इसको सिर्फ ध्यान से देखिएगा। करंट आई है साथ, क्योंकि देखिए सर्किट ब्रेक नहीं हो रहा है तो करंट ब्रेक नहीं होगा, लेकिन यहाँ वोल्टेज, हर एक रेसिस्टेंस अलग अलग है तो वोल्टेज क्या होगा? ब्रेक होगा। तो अब इसमें आपको सिंपली ओम्स लॉ हर एक वोल्टेज यानी रेसिस्टेंस के लिए लगाना है, हर एक को चूज करना है। पहले R1 के लिए, फिर R2 के लिए, फिर R3 के लिए, और निकालते जाइए बाई ओम्स लॉ V बराबर आई आर करके। तो वही करने जा रहे हैं, आपको ध्यान से देखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है ये। ठीक है, ठीक है, देखिए एक्रॉस R1 पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, PD शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं V1। ठीक है, जिसको क्या माने हैं हम? यहाँ V1 माने हैं ना। ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू ओम्स लॉ के अनुसार क्या होगा? करंट तो सारे में सेम जा रहा है, बट रेसिस्टेंस इज R1। सेम लगा करके V2 अब लिखने का जरूरत नहीं यार, में IR2 हो जाएगा, R2 के एक्रोस। ठीक है, सेम थिंग V3 इज इक्वल टू IR3। बस यहाँ क्या लिख देना है? बाई ओम्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ हम दिए तो मात्र एक ही भी दिए है, वही ब्रेक कर गया है सभी में। तो टोटल वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप जिसको कहते हैं, V किसके बराबर होना चाहिए? V1 प्लस V2 प्लस V3, यही होगा ना। जैसे 100 रुपया है, 4 बच्चों में डिवाइड करना है तो 25 डिवाइड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो एक तरह से 100 रुपया है, और ये टूट कर V1 V2 V3 में कन्वर्ट हो गया है। तो टोटल क्या होना चाहिए?
ये होना चाहिए, ठीक है। और अगर पूरा तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I करंट तो वही रहना है, अब यहाँ R इफेक्टिव पूरा सर्किट का रेसिस्टेंस, ठीक है। V1 यहाँ से IR1, V2 IR2 प्लस V3 IR3, ये हम 3 ही लिए हैं। अगर यहाँ और भी ले लेते VN, ठीक है, तो ये IRN हो जाता ना, IRN। तो इसको आगे करके प्लस प्लस करके IRN भी लिख सकते हैं आराम से। सो व्हाट यू गेट, I यानी करंट क्या है, सभी में कॉमन है। सो इट विल बी ओनली R इफेक्टिव इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस प्लस अप टू सो ऑन RN। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आता है आपका ये कि सीरीज में रेसिस्टेंस का वैल्यू ये होता है, यानी कि जब सीरीज में रेसिस्टेंस कनेक्टेड हो तब इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ता है, ओके। सो दिस इज द प्रूफ दैट वी गेट दिस एज द R effective in the case of what, series combination of resistance. Done it, got it, समझ में आया ना। तो अगर आया तो अपने दोस्तों में इस लेक्चर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब करना ही नहीं कि आप पे डिसाइड है, ठीक है। अच्छा लगे तो ज़रूर कीजिएगा, हमको पता है, ओके। क्लियर नाउ, ओके। टेक ए स्क्रीनशॉट, द सिंपलेस्ट वे, ठीक है बच्चों। तो समझ में आया आपको सीरीज, तो ये रहा आपका पैरेलल, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये कहा जाता है कि आपका जो करंट होता है वो ब्रेक करता है। क्यों ब्रेक करता है बता रहे हैं। वोल्टेज क्या होता है, सारे में सेम होता है, पूरे के पूरे सर्किट में। इसीलिए हम लोग हाउस होल्ड में भी यूज करते हैं। क्या करते हैं, हाउस होल्ड में जनरली सारा अप्लायंस क्या रहता है, हमको वोल्टेज तो सेम चाहिए ना, तो पैरेलल में जनरली कनेक्टेड होता है। तो करंट आई पास करेगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे जाएगा, तो अब क्या है, ये करंट खुद अकेला तो रहा नहीं, इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, यानी कि क्या हुआ, ब्रेक हुआ, ठीक है। यही आप पढ़ते हैं क्लास 12 में, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। तो उसके अनुसार क्या होता है, I इज इक्वल टू I1, जो कि स्मॉल में लिखे हैं तो स्मॉल में ही रहने देते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। सेम वे में 3 रेसिस्टेंस लिए हैं। अभी सेम वे में आपको क्या लगाना है, ओम साहब का लॉ लगाइएगा, और क्या कीजिएगा, कुछ भी कर सकते हैं क्या, ओके। सो कहाँ पे लगाना है, एक्रॉस रेसिस्टेंस किसका, पहला वही फिर से R1 पे, तो लगाइए V बराबर IR, ओम्स का लॉ तो यही है। तो यहाँ R1 और साथ ही साथ I भी क्या रहेगा, I ना हो करके I1 हो जाएगा, क्योंकि करंट डिफरेंट है लेकिन वोल्टेज सेम है ना। सो एक्रॉस रेसिस्टेंस R1, अब लगाइए R2 के क्रॉस, तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I2 R2, सेम R3 के क्रॉस V इज इक्वल टू I3 R3, यही होना है। अब यहीं से हम लोग ब्रेक करके सारा चीज लिख सकते थे ना, क्या, I2 इज इक्वल टू VY_R2, I1 इज इक्वल टू VY_R1, और यहाँ से लिख सकते हैं I3 इज इक्वल टू VY_R3, क्लियर है, इतना लिख सकते हैं, ओके। तो बस इसमें पुट कर देना है, I बराबर है क्या हो जाएगा, V/R इफेक्टिव, ठीक है। और I1 वही फिर से पुट करते जाइए, आप तो सिंपली पुट इन गेटिंग है, ठीक है। V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, और अगर n रहता तो प्लस प्लस V/RN, ठीक है। सो व्हाट वी विल गेट, फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, V से V सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3,
R3 ये आपको मिलेगा। और ये जानते भी हैं, शुरू में ही बताया जाता है कि रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो ये होता है फॉर्मूला आपका, ठीक है। थोड़ा तिरछा लिखा गया है, ओके कोई बात नहीं। सो इस तरीके से डिड्यूस करते हैं हम क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल का अलग अलग से आर इफेक्टिव। तो यहाँ दो चीज़ मिला हमें कि अगर कंक्लूजन अगर कहें तो सीरीज में कनेक्टेड होगा रेसिस्टेंस तो रेसिस्टेंस बढ़ता है, और अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या होता है सर्किट का, कमता है। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड इन हाउस होल्ड, इसलिए पैरेलल में यूज करते हैं। सो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। अब जो आपसे नेक्स्ट पूछता है क्वेश्चन, वो पूछता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। तो इसको हेनरी जूल साहब ने कुछ एक्सप्लेन किया था, वो बता रहे हैं कि इन्होंने कहा कि जो जब भी इलेक्ट्रिसिटी किसी भी वायर में हो या सर्किट में हो पास करेगा तो उसको हीट अप करेगा, और ये आप फील भी करते हैं, ठीक है। कोई स्विच अगर चल रहा हो बहुत देर से तो स्विच को आप पकड़ के हल्का सा करके देखिए हीट होता है। इवन सिंपली छोड़े उतना बल्ब, रेड बल्ब आप जलता था ना पहले, उसको पकड़िएगा तो हीट होता था। इवन जो फैन चलता है उसका जो बेस होता है उसको अगर टच कीजिएगा तो बहुत गर्म फील होता है, जलन जैसा होता है ना। तो यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, हीट जनरेट करता है यानी, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि आखिर किस तरीके से रिलेटेड होगा, हेनरी जूल साहब ने कुछ किया था, और वो ये किया था, ठीक है, कि जो H होगा यानी H हीट, बुक्स में आपको Q भी मिल जाएगा, ठीक है। H जो होगा वो क्या होगा, I² RT के बराबर होगा, यानी इसको स्टेटमेंट के रूप में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है, कि जो हीट जो जनरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द करंट के। इसको आप जनरेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसी को लॉ के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना। तो फर्स्ट क्या लिख सकते हैं हम, फर्स्ट पॉइंट, द हीट जनरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इतना ही लिख दे रहे हैं। द हीट जनरेटेड इज डायरेक्टली, अभी पहला लिख दे रहे हैं सिर्फ आपके लिए, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट किसके लिए आएगा, कंडक्टर के लिए, ओके। सो पहला ये लिखाता है H प्रोपोर्शनल टू I², ठीक है। फिर सेकंड अब डायरेक्टली बता रहे हैं H प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस, और तीसरा क्या हो गया, H प्रोपोर्शनल टू द टाइम। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। आप कहेगा सर यहाँ प्रोपोर्शनली साइन हटाएंगे तब, तो वो कंसिडरेशन में 1 ले लिया गया था, ठीक है, 1 ले लिया गया था, वहीं से H बराबर I² RT आएगा। फिर से बोल रहे हैं आपको बुक्स में Q प्रोपोर्शनल टू I² RT भी लिखा मिल जाएगा। तो परेशान नहीं होना है कि सर H पता है Q लिखा हुआ है, क्योंकि स्टैंडर्डली जब आप थर्मोडायनामिक्स में एंट्री मारते हैं तब Q से हीट को जनरेट किया जाता है। सो मैक्सिमली स्टैंडर्ड बुक आपको क्या यूज करता है, Q यूज करता है। इज इट क्लियर नाउ। और देने वाले कौन थे, लॉ ए, इसको जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी कहते हैं, सुन लीजिए सिर्फ क्या कहते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ओके। सो दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इससे भी न्यूमेरिकल बनता है, हालांकि बहुत रेयरली पूछा गया आपसे। समझ में आ गया सभी को बच्चों, बहुत अच्छी बात है। अब आइए कुछ एडिशनल जो बचा है उस पर। तो ठीक है, अब आ रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन इलेक्ट्रिकल पावर का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका बोर्ड में, ठीक है। तो एनर्जी क्या है, वर्क डन है, ठीक है। सो वर्क डन आपको जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बता रहे थे तब बताए थे ना, W/Q, और यही वर्क डन क्या है, कि एनर्जी ही है, वर्क क्या है, एनर्जी है। तो W बराबर VQ, और आपको बताए थे कि VQ को क्या लिख सकते हैं, NE लिख सकते हैं ना, NE लिखें या रहने दो उसको आपके लिए, ठीक है। चलिए रहने दीजिए VQ, चलिए VQ दोबारा हो गया,
V बराबर क्या लिख सकते हैं, आई आर, ओम्स लॉ के अनुसार। और Q बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको फिर से छोटा में लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। Q बराबर आई टी लिख सकते हैं ना, करंट का पहला मैथमेटिकल फॉर्म आई बराबर Q बाई टी। ठीक है, अब क्लियर है। तो आई आर इंटू क्या हो जाएगा, आई टी, यानी यहाँ से क्या आ रहा है, आई स्क्वायर आर टी। तो इस पे आपका डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी वर्क डन ही क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब इसको आप अपने अनुसार जैसे चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, बहुत सारा फार्मूला। वी आई स्क्वायर, अब आप क्या जानते हैं, फिर से वी बराबर आई आर, अब यहाँ है आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब आप इसको यहाँ भी पुट कर सकते हैं, तो डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अब एक आर से एक आर साथ, तो क्या बचेगा, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ठीक है, सो वी कैन चेंज इट, ये अपने अनुसार हम बदल सकते हैं। तो ये है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, लेफ्ट साइड में आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंसेप्ट। अब पावर, ठीक है, पावर को क्या बोलते हैं आप लोग नॉर्मल सेंस में, जब मैकेनिक्स पढ़ा जाता है तब, वर्क पर यूनिट टाइम, कार्य करने की क्षमता, यही बोलते हैं ना पावर को। तो उसी से चलिए लेकर के सिंपली P इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब वर्क फाइनली यहाँ से ले सकते हैं, उठा सकते हैं आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी बाई टी, यानी टी से टी साफ, तो क्या बच जाएगा, P बराबर आई स्क्वायर आर। क्लियर है। अब सेम कहानी फिर से कर सकते हैं, आई को चेंज कर दीजिए, आई बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, आर से आर एक कैंसिल, यानी वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी और भी चेंज कर सकते हैं, P बराबर आई स्क्वायर आर हुआ। ठीक है, अब R बराबर क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ से V बाई आई लिख सकते हैं ना। सो इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू चेंज। ओके, आई स्क्वायर इंटू वी बाई आई, वन आई विल गेट कैंसल, V इंटू आई। सो दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिकल पावर, और ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। यहाँ तक किसी को अगर दिक्कत हो तो वो बोल सकता है। ठीक है, अब कहेगा सर एनर्जी का क्या बताइए, ऐसा यूनिट है तो आप लोग बचपन से जान रहे हैं ना, क्या होता है, जूल। ठीक है, और हाँ यहाँ पावर का भले ही आपको ना पता हो तो क्या होता है, वाट। क्या होता है, वाट। एनी क्वेरी नाउ और डॉट्स, वॉट एवर इट इज। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। सो यहाँ तक आपका मैक्सिमम थ्योरी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था हमने डिस्कस कर लिया। अब कभी कभी कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, ये भी आपसे पूछ देता है, तो आई थिंक यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट। ओके, लेट मी डिस्कस इट टू कंडक्टर, यानी सिंपल टर्म में दोज मटेरियल्स और मैटर्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट इज नोन एज कंडक्टर। ठीक है, जो पास करने देता है इलेक्ट्रिसिटी को उसको कंडक्टर कहते हैं, जो नहीं देगा उसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। कंडक्टर के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इंसुलेटर के पास नहीं होता है। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वही होता है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो का रीजन। अगर नहीं हो तो कोई भी मेटल वो पास ही नहीं करने देगा, यानी फ्री होना चाहिए। तो सिंपली कंडक्टर क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल जो पास करने देता है इलेक्ट्रिसिटी को, और उसके पास क्यों देता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये था हल्का सा कुछ। अब यहाँ पे घर में जो यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हल्का सा ध्यान दीजिएगा। घर में हम लोग यूनिट यूज करते हैं, तो एक यूनिट बराबर कितना होता है, 1 यूनिट। रुकिए, इसको मिटा कर कहीं आप लोग लिख देते हैं, जस्ट वेट। वन यूनिट
जो हम लोग घर में बिजली उठाते हैं ना, उसके लिए जो टर्म यूज होता है वो क्या होता है, यूनिट होता है। तो 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर के, ठीक है। क्या होता है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। अब आप इसको भी आप रटते हैं, जबकि आप निकाल सकते हैं। आप रटते क्या हैं वो बता दे रहे हैं आपको। आप रटते हैं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। अरे क्या रटने का क्या है इसमें, देखो क्यों नहीं है, दिखा या नहीं दिखा, नहीं दिखा तो फिर से लिख देते हैं। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स, ये होता है, ठीक है। तो कहाँ से होता है वो देखिए ना, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, इसको क्या लिख सकते हैं 1 के, यानी 1 किलो, 1 किलो 1000 इंटू वाट, ठीक है, कि 1 किलोवाट हो गया 1000। अब आवर, ठीक है, वो वाट तो रहेगा जो रहेगा ही, आवर, एक आवर में कितना होता है 60 इंटू 60 हो जाएगा ना। मिनट को सेकंड में बदलना है, ऐसा यूनिट में लाना है, क्योंकि मीटर में बदल दिए थे इसको 1 किलो को, नॉर्मली 1 किलो को, सॉरी, ठीक है। तो क्या हो गया अब ये देखिए 36 इंटू 1 2 3 4 5 10⁵ जूल। अब इसी को हम लिख नहीं सकते हैं क्या, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो इसको भी आप रटते हैं कितना होता है, क्यों होता है, तो ये रीज़न खुद ब खुद बताता है कि मैं कितना होगा, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न, और यही आपका 1 यूनिट के बराबर भी होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये डिस्कशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी अगर क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, और बनता भी है कि एक बल्ब जला रहे हैं 24 घंटा के लिए जल गया, 100 वाट उसका रेटिंग है, 220 वोल्ट पे चल रहा है, तो कितना यूनिट खर्च किया, और अगर 2 रुपये पर यूनिट का चार्ज है तो कितना मंथली खर्च हुआ, ये आपसे पूछा जाता है। वी विल कम एट दैट, ठीक है, उसका एक स्पेशल न्यूमेरिकल सेशन ही हम ले लेंगे। आज मेरा मेन मोटिव वही था कि आपको पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाए इलेक्ट्रिसिटी का। सो आई थिंक गाइज, बच्चों में सोचते हैं कि आई थिंक आई हैवंट लेफ्ट एनीथिंग नाउ, कुछ छोड़ा नहीं होगा। हाँ, अगर कुछ छोड़ा है तो बताइए, ठीक है। तो ठीक है, ये था आपका कंप्लीट डिस्कशन। अब एक चीज़ आप लोगों को बच रहा होगा कि क्या छोड़ें, तो वो नॉर्मल है VI ग्राफ, ठीक है, कि ये स्ट्रेट लाइन आता है। जब ओम्स लॉ बता रहे थे ना उस समय ही, सॉरी स्ट्रेट लाइन बना नहीं, V और I का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। चलिए जैसा ही मैंने समझ लीजिए, सिर्फ वोल्टेज और जो करंट का ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। तो इसी कारण तो क्या था कि V/I क्या आ रहा था, कांस्टेंट आ रहा था। हालांकि इसका हम डिस्कशन करते जब क्वेश्चन करते तब, चूँकि ये क्वेश्चन में 1 नंबर में पूछा जा चुका है इस सीरीज में बहुत बार, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो आई थिंक फ्रॉम क्लास 10th पॉइंट ऑफ व्यू आई हैवंट लेफ्ट एनीथिंग, ठीक है। इसी को हम क्लास 12th में एक्सटेंड कर देंगे अगले लेक्चर में, ठीक है, क्योंकि रिलेटेड है, एवरीथिंग इज रिलेटेड। ओम्स लॉ वहाँ भी पढ़ना था, वहाँ भी पढ़ना है, सीरीज कम्बिनेशन वहाँ भी पढ़ना था, यहाँ भी पढ़ना है। वहाँ पे अब कुछ एडिशनल कंसेप्ट आएगा, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट करंट होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज़ हैं, ठीक है। कैपेसिटर्स भी आते हैं उसमें, लेकिन आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो theory, from theory point of view this lecture gets completed, okay, not a single point I have left in this lecture, ठीक है। तो क्लास 10 के बच्चों आप इसको पूरा देखिए, दोस्तों को दिखाइए भी, ठीक है। अब मिलते हैं इसके अगले सेशन में कंप्लीट न्यूमेरिकल, या न्यूमेरिकल भी आज नो लीव इट, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं, ठीक है। तो कल इसका एक लंबा सेशन होगा फिर से न्यूमेरिकल का, और वो भी प्रीवियस ईयर के साथ, ओके। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।